हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडुलम वीडियो। पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 10 नवंबर 2020। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। ये करंट अफेयर्स आप जाकर हमारी वेबसाइट pendulumvideo.com पर भी पढ़ सकते हैं। साथ ही आप वहाँ पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं, क्विजेज अटैम्प्ट कर सकते हैं, मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो बच्चे RRB NTPC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए RRB NTPC के टेस्ट सीरीज पैकेजेस अवेलेबल हैं। आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। और जो बच्चे CGL Tier 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी सेपरेट पैकेजेस अवेलेबल हैं फॉर हिंदी एज वेल एज क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। तो चलिए हम लोग फटाफट से जो करंट अफेयर्स हैं वो रिवाइज कर लेते हैं प्रीवियस डे के, एंड देन फिर हम आज के जो करंट अफेयर्स हैं वो देखेंगे। फर्स्ट इज सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की बर्थ एनिवर्सरी 7 नवंबर को सेलिब्रेट की जाती है। उनका जन्म 7 नवंबर 1888 में हुआ था एंड ऑन 21 नवंबर 1970 ही डाइड। और वो अपने रमन स्कैटरिंग और रमन इफेक्ट के लिए जाने जाते हैं। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इन फिज़िक्स, नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स मिला था इनको। कौन सी ईयर में मिला था? 1930 में मिला था। एंड इसके अलावा इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था 1954 में, और वो पहले एशियन थे जिन्होंने किसी भी फील्ड में नोबेल प्राइज़ जीता था, साइंस में स्पेशली मैं बात करूँ तो। सिटीजनशिप ऑफ रोहिंग्या मैटर ऑफ डोमेस्टिक लॉ। तो म्यांमार के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा कि जो सिटीजनशिप का इशू है रोहिंग्यास एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, दीज आर एथनिक माइनॉरिटीज़ इन म्यांमार, ठीक है, जो एट्रोसिटीज़ के चलते अपने देश से प्लान किया था उन्होंने नेबरिंग कंट्रीज़ में, एंड उनको सिटीजनशिप राइट नहीं मिले हैं म्यांमार में क्योंकि इनको इलीगल इमिग्रेंट समझा जाता है। तो यहाँ पर म्यांमार के आर्मी चीफ ने कहा कि जो 1982 का जो सिटीजनशिप लॉ है उसके अकॉर्डिंग इनको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें 135 इंडिजिनस एथनिक ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया गया है और उसमें से रोहिंग्या एक नहीं है। नेक्स्ट इज एज पर लैंसेट रिपोर्ट BMI ऑफ 19-year-olds इन इंडिया इज वेरी लो। तो जो BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो कैलकुलेट होता है, जो भी आपका वेट होता है इन किलोग्राम एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय हाइट विच इज़ इन सेंटीमीटर विच इज़ इन मीटर्स, इसका स्क्वायर करके ये कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर ये जो रेंज होती है इट इज़ लेस देन 18.5 तो अंडरवेट कैटेगरी होता है। अगर 18.5 से लेकर 24.9 अगर आपका BMI आया है तो वो नॉर्मल कैटेगरी में होता है, और इसके बाद 25 से अबव जो होता है वो ओवरवेट की कैटेगरी में आता है, और 30 से अबव ओबेसिटी कैटेगरी में आता है। अच्छा, यहाँ पर कंपैरिजन ये किया गया कि 200 कंट्रीज़ को यहाँ पे कंपेयर किया गया कि बॉडी मास इंडेक्स किसका कितना है। तो यहाँ पे पाया गया कि जो 19-year-old का जो इंडिया में बॉडी मास इंडेक्स है वो कम है, वो करीब करीब 20.1 आया है फॉर बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स। नेक्स्ट इज मोदी एंड कॉन्टे साइन 15 एग्रीमेंट्स एंड अडॉप्ट एक्शन प्लान फॉर 2020-25। तो इंडिया और इटली का जो भी वर्चुअल बायलैटरल समिट हुआ था उसके दौरान इंडिया के PM और PM ऑफ इटली उन्होंने साइन किया यहाँ पे 15 एग्रीमेंट्स, और साथ ही जो एक्शन प्लान है बायलैटरल रिलेशंस को बेहतर करने का अगले 5 सालों के लिए उसको भी अडॉप्ट किया। नेक्स्ट इज PM टू फ्लैग ऑफ रोपेक्स फेरी सर्विस। तो जो रोपेक्स फेरी सर्विस है संडे को इनॉग्रेट कर दी गई है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिटवीन हजीरा एंड गोगा इन गुजरात। और इसके कारण क्या होगा, इन दोनों जगह के बीच में जो ट्रैवलिंग टाइम है वो कम होगा, डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा, और इसके साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी रीजन में बढ़ेंगी। नेक्स्ट इज इफ्को बाजार इंटीग्रेट्स विद SBI योनो कृषि ऐप फॉर एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्वालिटी एग्री प्रोडक्ट्स। तो इफ्को बाजार ने जो SBI योनो कृषि ऐप है इसके साथ एकीकृत किया है, और यहाँ पर जो भी फार्मर्स हैं उनको जैसे सीड्स चाहिए या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए कुछ सीड्स चाहिए या फर्टिलाइजर्स चाहिए, जो भी उनको प्रोडक्ट्स खरीदने हैं इफ्को से वो इस ऑनलाइन खरीद सकते हैं, उनको क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट इज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम विल बी सेटअप एट IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम सेटअप
किया जाएगा। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया है, जिसमें जो शामिल हैं वो हैं संजय कुमार मेदी, नानी तगिया एंड मनीष चौधरी। जो प्रेसिडेंट होते हैं ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करते हैं एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर से कंसल्टेशन के बाद। इसी तरह से जो अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद उस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ दैट स्टेट इनके कंसल्टेशन के बाद। ठीक है, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा है कि उन्होंने कोई जुडिशियल ऑफिस हेल्ड किया हो 10 साल के लिए इंडियन टेरिटरी में, या फिर वो हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हों 10 साल के लिए, तो वो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया विल लॉन्च इट्स लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो इंडिया ने अपनी जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये सैटरडे को लॉन्च कर दी है। दिस इज EOS-01 एंड ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है इसको वेरियस कैटेगरीज में इस्तेमाल किया जाएगा डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा हुआ है जिसकी वजह से जो भी इमेजेस ये लेगा वो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन की होंगी, जिसमें अलग अलग जो ट्री कवर हैं जैसे वेजिटेशन कवर हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी साफ साफ नज़र आएंगी। चलिए अब हम आज की न्यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये बहुत। जो बाइडन जो है वो US के 46th प्रेसिडेंट बन गए हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हराया एंड उनके टोटल 290 इलेक्टोरल वोट्स मिले इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। उन्होंने वादा किया है कि वो कोविड-19 के लिए एक्शन लेंगे, इकॉनमी पे काम करेंगे एंड क्लाइमेट चेंज और जो सिस्टमिक रेसिज्म है इस पर कार्रवाई करेंगे। 20 जनवरी 2021 से वो अपना ऑफिस अज्यूम करेंगे एंड जो US है इसमें जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है वो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इलेक्ट किया जाता है 4 वर्ष के लिए, और US के जो प्रेसिडेंट हैं वो 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ये वहाँ पर रूल है। 3rd टर्म के लिए वो नहीं बन सकते हैं और एक बारी में वो 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज हैज़ 538 electors and an absolute majority of electoral votes 270 or more is required for college to elect the president and vice president। तो इलेक्टोरल कॉलेज में 538 इलेक्टोर होते हैं और कॉलेज में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 270 या उससे अधिक मतदाता होते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए US का प्रेसिडेंट बनने के लिए? तो सबसे पहला है कि सिटीजन होना चाहिए, लेकिन वो नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ही शुड बी एटलीस्ट 35 years ओल्ड। तो 35 वर्ष होनी चाहिए आयु प्रेसिडेंट बनने के लिए। नेक्स्ट इज ही हैज़ बीन अ रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 14 years। तो 14 साल से संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी होने चाहिए। जो इलेक्शन प्रोसेस होता है इसमें 4 फेजेज होते हैं, जैसे प्राइमरीज एंड कॉकसेस, फिर नेशनल कन्वेंशन होता है, फिर जनरल इलेक्शन होते हैं, देन फिर इलेक्टोरल कॉलेज। तो 4 फेजेस में ये इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो देखिए पहले यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए, मिनिमम 35 years एज होनी चाहिए और US रेजिडेंट होना चाहिए 14 years के लिए। फिर ये स्टेप 1 आता है प्राइमरीज एंड कॉकसेस। इसके बाद यहाँ से जो है नेक्स्ट स्टेप आता है नेशनल कन्वेंशंस। इसके बाद जनरल इलेक्शन होते हैं एंड देन लास्ट स्टेप इलेक्टोरल कॉलेज, जिसके बाद जो भी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट है उनको चुना जाता है और उनका इनॉग्रेशन जनवरी में किया जाता है। सो क्वेश्चन आपके लिए, जो बाइडन बिकम्स द 46th प्रेसिडेंट ऑफ US, ही बिलोंग्स टू विच पार्टी? जो बाइडन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं वे किस पार्टी के हैं? रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, लिबरल एंड कंजर्वेटिव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। नेक्स्ट इज कमला हैरिस बिकम्स द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ US। तो ये कमला हैरिस है। सो जो डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट है कमला हैरिस, वो पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं US की, और वो 49th वाइस प्रेसिडेंट बनी है US की, और वो माइक पेंस की जगह लेंगी। वो फर्स्ट वुमेन है इंडियन अमेरिकन एंड अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन की जो यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट की मेंबर बनी है।
द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इज द प्रेसिडेंट ऑफ द सीनेट। तो सीनेट की जो प्रेसिडेंट होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं यूएस के। जैसे हमारे यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो राज्यसभा के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ 4-year टर्म थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज। तो जो प्रक्रिया होती है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने की वो सेम होती है। 4 वर्ष के लिए वो इलेक्ट किए जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। भारतीय संविधान में जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है उसको यूएस संविधान से लिया गया है। सो क्वेश्चन आपके लिए, कमला हैरिस विल बी डैश वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। कमला हैरिस संयुक्त राज्य अमेरिका की डैश उपराष्ट्रपति होंगी 46, 47, 49 एंड 51st। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 49th। नेक्स्ट इज विदिशा मैत्रा। शी हैज बीन इलेक्टेड टू यूएन कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस और करंटली इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में वो टीएस त्रिमूर्ति हैं। इसके अलावा अभी जो इंडिया का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर का जो 2 साल का टर्म है ये 1 जनवरी 2021 से शुरू हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की हम बात करें तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन पर्पज़ यही है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाई जा सके और सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके, साथ ही विभिन्न देशों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके। ये स्टैब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। एंटोनियो गुतरेस जो हैं अभी ये करंटली सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के। यहाँ पर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं विच आर अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। सो क्वेश्चन आपके लिए, इंडियन डिप्लोमैट डैश हैज बीन सिलेक्टेड टू अ यूएन एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस। भारतीय राजनयिक डैश को प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में चुना गया है। वैदेही शर्मा, विदिशी मैत्रा, कोनिरा बेलप्पा मुथामा एंड निरुपमा राव। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज विदिशा मैत्रा। नेक्स्ट इज वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे जो है ये 8 नवंबर को मनाया जाता है हर वर्ष, ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि कैसे रेडियोलॉजी रिसर्च, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैसे पेशेंट केयर में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये दिन इस एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए मनाया जाता है क्योंकि 8 नवंबर 1895 में 8 नवंबर 1895 को W.C. रॉन्गटन ने एक्सरेज को डिस्कवर किया था। इस दिन को पहले बार मनाया गया था 2012 में। 2012 में पहली बार वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे मनाया गया। एंड दिस ईयर द डे इज डेडिकेटेड टू ऑल इमेजिंग प्रोफेशनल्स एंड देयर एसेंशियल रोल इन फाइटिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। इस वर्ष रेडियोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस सभी इमेजिंग पेशेवरों और कोविड-19 महामारी से लड़ने में उनकी आवश्यक भूमिका के लिए समर्पित है। इस वर्ष इसका मोटो है रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर सपोर्टिंग पेशेंट्स ड्यूरिंग कोविड-19। तो इस वर्ष जो इसका आदर्श वाक्य है वो है कोविड-19 के दौरान मरीजों का समर्थन करने वाले रेडियोलॉजी और रेडियोग्राफर हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो रेडियोलॉजी है ये एक्सरेज में, एमआरआई स्कैनिंग इक्विपमेंट में, अल्ट्रासाउंड डिवाइसेस में, इन सभी में इस्तेमाल होती है, जिससे हम कोई भी बीमारी का पता लगा सकते हैं, कोई भी इशू है बॉडी में उसका पता लगा सकते हैं। तो ये प्राइमरी पेशेंट केयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो क्वेश्चन आपके लिए, इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। रेडियोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है 12 जून, 14 अगस्त, 8 नवंबर और 12 मार्च। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 8 नवंबर। नेक्स्ट इज नागालैंड गवर्नमेंट विल होस्ट हॉर्नबिल फेस्टिवल वर्चुअली। इस वर्ष जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो नागालैंड टूरिज्म गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, उसको इस बारी कोविड-19 के चलते हुए ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एंड हॉर्नबिल फेस्टिवल का मेन एम है कि जो रिच कल्चर है नागालैंड का उसको रिवाइव करना और प्रोटेक्ट करना है। हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है नागालैंड में। एंड इसको जो इंडियन हॉर्नबिल फॉरेस्ट बर्ड है उसके नाम पर इसको रखा गया है। एंड ये नागा हेरिटेज विलेज जो है किसामा, जो कोहिमा से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर इसको मनाया जाता है।
इस फेस्टिवल में डांसेस, क्राफ्ट्स, गेम्स, फूड फेयर्स इत्यादि इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती हैं, लेकिन इस वर्ष ये सब ऑनलाइन ही होगा। इसके अलावा नागालैंड में कुछ और भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जैसे संक्रेनी, तुशकेनी, आइलोंग एंड नकन्यूलम। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा जोड़ा सही रूप से मेल खाता है? एक तरफ आपको फेस्टिवल्स दिए हैं, दूसरी तरफ स्टेट दिए हुए हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, हेमिस फेस्टिवल कर्नाटका, पोंगल तमिलनाडु। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड जो है करेक्टली मैच है, सेकेंड वाला करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट इज हाँ, ये हेमिस फेस्टिवल जो है ये आपका लद्दाख में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज 3 अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स वर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो अभी कल ही हमने पढ़ा था कि यशवर्धन कुमार सिन्हा ने ओथ लिया है एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और इनके अलावा 3 और इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने भी ओथ लिया है, उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है। ये है श्री हीरालाल समारिया, मिस सरोज पुनहानी, श्री उदय माहुरकर। एंड प्रेसिडेंट ने इन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर को एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे अपॉइंट किया है। 3 मेंबर कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा और होम मिनिस्टर शामिल थे। करेंटली जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ 7 है। ठीक है, वर्तमान में सूचना आयुक्त 7 हैं। जो मेंशन है वो ये है कि एक CIC होगा, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। इसके अलावा 10 से अधिक जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं वो नहीं होने चाहिए। तो करेंटली जो मेंबर्स हैं वो 7 हैं, टोटल मेंबर्स 8 हैं इंक्लूडिंग द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की हम बात करें तो ये 2005 में स्टैब्लिश हुआ था अंडर द RTI एक्ट ऑफ 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इसको लाया गया है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो ऑफिसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, PSU, इन सबसे जो कंप्लेंट्स है, अपील्स है, उनको एंटरटेन करती है, उन पर विचार करती है अपील पर। CIC और जितने भी अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो 5 वर्ष के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, या फिर जब तक उनकी 65 साल की एज नहीं होती है तब तक उनको अपॉइंट किया जाता है। इससे पहले जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे वो बिमल जुल्का थे। ठीक है, नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज वन ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव माथुर, हीरालाल समारिया, सुधीर भार्गवा एंड विजय शर्मा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज हीरालाल समारिया। Next is India's forest reserve touch a new high of USD 560.71 billion। तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है 560.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए स्तर को इसने छुआ है, और RBI का कहना है कि ये विदेशी संपत्तियों के बढ़ने के कारण हुआ है। और इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट जो है वो चाइना का है, इसके बाद जापान है। फॉरेस्ट रिजर्व्स बेसिकली एक्सटर्नल एसेट्स होते हैं जो गोल्ड, SDR, फॉरेन करेंसी एसेट्स के टर्म्स में होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है उसके पास जमा होते हैं। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, यानी कि विदेशी मुद्रा अस्थियां हैं। मतलब यहाँ पर ये फॉरेन करेंसी एसेट्स में जैसे कि डॉलर्स हो गया, देन जो भी मेजर करेंसीज हैं जैसे रेनमिनबी में कुछ, जापानीज येन में होगा, या फिर यूरो में कुछ करेंसी होगी। देन गोल्ड रिजर्व्स, सोने का भंडार, एंड देन लास्ट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, तो ये जो होती हैं तीनों चीजें ये इंडिया के फॉरेस्ट रिजर्व में शामिल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट रिजर्व? निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति भारत के विदेशी मुद्रा रिजर्व का हिस्सा है? फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड रिजर्व्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि ऊपर के सभी। नेक्स्ट is Science and Technology Minister holds consultation with Indian Diaspora on STIP 2020। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 पर भारतीय प्रवासियों के साथ परामर्श किया है। एंड परामर्श के दौरान उन्होंने भारतीय प्रवासियों उन प्रणालियों को सुगम करने के लिए बात की जिसके माध्यम से प्रवासी STIP 2020 में योगदान करेंगे, और कंसल्टेशन प्रोसेस जो है वो जून 2020 से शुरू हो गया था।
गवर्नमेंट जो है 4 ट्रैक्स पे इस पे काम कर रही है। ये 4 ट्रैक्स हैं एक्सटेंडेड पब्लिक एंड एक्सपर्ट कंसल्टेशन, यानी कि सार्वजनिक और विशेषज्ञ परामर्श, फिर थीमेटिक ग्रुप कंसल्टेशन, विषयगत समूह परामर्श, मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट कंसल्टेशन, मंत्रालय और राज्य परामर्श, और नेक्स्ट इज अपेक्स लेवल मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, शीर्ष स्तर के बहुहितधारक परामर्श। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंसल्टेशन का जो काम है, जो ये पॉलिसी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें ये डिफरेंट लेवल पे कंसल्टेशन किया जाएगा, उसके बाद ये फॉर्मुलेट किया जाएगा। जो इस बार की जो ये नीति होगी 2020 की, ये 5वीं साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी होगी। एंड इससे पहले साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था 1958 में, फिर टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट आया था 1983 में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी आया था 2003 में, उसके बाद लेटेस्ट इससे पहले 2013 में आई थी, एंड देन ये 2020 में नई पॉलिसी आएगी। सो क्वेश्चन आपके लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन रिसेंटली हेल्ड कंसल्टेशन विद इंडियन डायस्पोरा ऑन विच साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में भारतीय प्रवासियों के साथ कौन सी विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति पर परामर्श किया है? 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज 5th। Next is PM Modi will inaugurate and lay the foundation stone for rupees 614 crore worth of development projects in Varanasi on 9 November। तो कल जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने वाराणसी में काफ़ी प्रोजेक्ट्स को इनाग्रेट किया है, एंड ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने इनाग्रेट किया। इसके अलावा 6 प्लेसेस जो है सिटी में, वहाँ पर लाइव डिस्प्ले हुआ ये वीडियो कॉन्फ्रेंस, और 5 LED मोबाइल वैन्स भी लगाए गए। और शाम को 7:15 बजे फर्स्ट सारनाथ लाइट और साउंड शो भी किया गया। जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इनाग्रेट हुए वो है सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम फेज 2। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल रामनगर का अपग्रेडेशन हुआ, उसको इनाग्रेट किया गया। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स फॉर प्लेयर्स इन संपूर्ण आनंद स्टेडियम, इसको भी इनाग्रेट किया गया। इसके अलावा कुछ सीवरेज रिलेटेड वर्क्स थे, वाराणसी सिटी स्मार्ट लाइटिंग वर्क और 105 आंगनवाड़ी केंद्र को भी इनाग्रेट किया गया। मल्टीपर्पज सीड स्टोर हाउस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वेयर हाउस ऑफ 100 मेट्रिक टन, इसको भी इनाग्रेट किया गया। इसके अलावा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज थी फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ काउज, 102 गौ आश्रय केंद्र जो हैं उनको भी इनाग्रेट किया गया। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए नील का पत्थर रखा गया, यानी फाउंडेशन स्टोन ले किया गया। उसमें था रीडेवलपमेंट ऑफ 10 अश्वमेध घाट एंड खिड़किया घाट। इसके अलावा जो बैरक्स हैं PAC पुलिस फोर्स के लिए, उसका रीडेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन स्टोन ले किया गया। देन रीडेवलपमेंट ऑफ सर्टेन वार्ड्स ऑफ काशी पार्किंग फैसिलिटी अलॉन्ग विद रीडेवलपमेंट ऑफ अ पार्क इन बेनियाबाग। इसके अलावा मल्टीपर्पज़ हॉल जो कि गिरिजा देवी संस्कृति संकुल है, वहाँ पर अपग्रेड किया गया। इसके अलावा कुछ रिपेयर वर्क ऑफ रोड्स इन द सिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस के लिए भी कुछ फाउंडेशन स्टोन रखे गए। सो क्वेश्चन है, PM मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग घाट्स इन वाराणसी ऑन 9 नवंबर 2020। PM मोदी ने 9 नवंबर को वाराणसी में निम्नलिखित में से किस घाटी के पुनर्निकास के लिए आधारशिला रखी है? दशवमेध घाट, खिड़किया घाट, अस्सी घाट, बोथ A एंड B। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज बोथ A एंड B। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज रख दिया गया है। एंड अभी जो गुजरात में PM मोदी ने रोपैक्स सर्विस रोल ऑफ पैसेंजर फेरी सर्विस स्टार्ट की है, इनॉग्रेट की है, उसी के दौरान उन्होंने ये घोषणा की कि अब मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज रखा जाएगा। He also said that work is being done on Gujarat Maritime Cluster in Gift City at Gandhinagar and the world's first CNG terminal in भावनगर। तो उन्होंने ये भी कहा कि गिफ्ट सिटी गांधीनगर में गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर और भावनगर में दुनिया के पहले CNG टर्मिनल पर काम चल रहा है। इंडियाज फर्स्ट केमिकल एंड LNG टर्मिनल इज इन दहेज गुजरात। तो भारत का पहला रसायन और LNG टर्मिनल दहेज गुजरात में है। He said that India spends more money on transportation than other nation। तो
तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी और देश के कंपैरिजन में भारत में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करते हैं और साथ ही लॉजिस्टिक कॉस्ट पे भी खर्चा होता है। और अब अगर वाटर ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया जाएगा तो इसकी वजह से वो लॉजिस्टिक कॉस्ट और जो मनी स्पेंड होता है ट्रांसपोर्टेशन पे वो कम हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की हम बात करें तो ये 17 नवंबर 2000 को बना था। पहले मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट को बाइफरकेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में। मनसुख लक्ष्मण भाई मंडाविया जो हैं वो करेंटली मिनिस्टर हैं शिपिंग के। ठीक है, कौन है अभी करेंटली मिनिस्टर ऑफ शिपिंग, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग न्यूज़ में है, तो मनसुख लक्ष्मण भाई मंडाविया है। सो क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, जहाजरानी मंत्रालय का नया नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड नेशनल वाटरवेज। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अब इसका नया नाम हो गया है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट इज अटल इनोवेशन मिशन एंड सीरियस, रशिया का जो एजुकेशनल सेंटर है उन्होंने मिलकर AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि भारतीय और जो रशियन के स्कूली बच्चे हैं उन सब के लिए होगा। दिस प्रोग्राम एम्स टू फाइंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस फॉर इंडिया एंड रशिया। 2 वीक का ये प्रोग्राम होगा जिसमें 8 वर्चुअल प्रोडक्ट्स और मोबाइल ऐप्स क्रिएट किए जाएंगे बाय 48 स्टूडेंट्स एंड 16 एजुकेटर्स एंड बाय देयर मेंटर्स। 7 नवंबर से ये स्टार्ट हो चुका है और ये 21 नवंबर तक चलेगा। The virtual products and mobile applications will address global challenges in areas of cognitive science, health and well-being and artificial intelligence. Virtual उत्पाद और मोबाइल एप्लीकेशन संज्ञानात्मक विज्ञान, स्वास्थ्य और कल्याण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्रों में वैश्विक चुनौतियों को संबोधित करेंगे। सीरियस एक रशियन एजुकेशनल सेंटर है जो कि सोची सिटी में लोकेटेड है। अटल इनोवेशन मिशन की बात करें तो ये 24 फरवरी 2016 में अप्रूवल मिला था इसको। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है नीति आयोग की, जिसका एम है कि इनोवेशन को प्रमोट करना है और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है, नवाचार और उद्यमता को बढ़ावा देना है। अटल टिंकरिंग लैब्स जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो स्कूल लेवल्स पे चलाया जाता है ताकि स्कूल्स में क्रिएटिव इनोवेटिव माइंडसेट को बढ़ावा दिया जा सके। सो क्वेश्चन है, नीति आयोग्स एम एंड सीरियस हैज लॉन्च्ड AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम। सीरियस इज एन एजुकेशनल सेंटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन और सीरियस ने AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। सीरियस निम्नलिखित में से किस देश का एक शैक्षिक केंद्र है? रशिया, फ्रांस, US एंड जापान। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज रशिया। नेक्स्ट इज गूगल डूडल ने एक फेमस पर्सनालिटी जो है पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे, उनके 101st बर्थ एनिवर्सरी को याद करते हुए सेलिब्रेट किया है। इनको पूला देश पांडे के नाम से भी जाना जाता था। इनके ग्रैंडफादर वमन मंगेश दुभाषी ये फेमस थे क्योंकि इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर का जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है गीतांजलि, उसको मराठी में ट्रांसलेट किया गया था, जिसका नाम रखा गया था अभांग गीतांजलि। इसके अलावा ही इज ऑल्सो मैंशनड एज महाराष्ट्र बिलवेड पर्सनैलिटी। इनका जन्म 8 नवंबर 1919 को हुआ था। हिज फिल्म पोस्टर्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया इन 2018। 2018 में नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया द्वारा इनके फिल्म पोस्टरों की एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी। मुंबई बेस्ड आर्टिस्ट समीर कुलावूर हैज डिजाइन्ड द गूगल डूडल कमेमोरेटिंग पूला देश पांडे 101st बर्थ एनिवर्सरी। तो मुंबई के जो कलाकार हैं समीर कुलावूर, उन्होंने गूगल डूडल के लिए ये डिजाइन किया था। सो क्वेश्चन है, गूगल डूडल हैज रिसेंटली कमेमोरेटेड 101st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज? गूगल डूडल ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की 101वीं जयंती मनाई है? रुक्मिणी देवी अरुंडेल, पूला देश पांडे, अरियाकुदी रामानुजा अयंगर एंड कालानिधि नारायण। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज पूला देश पांडे। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर न्यूज़ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और आप रोजाना डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे।
इसी तरह हमें फॉलो करते रहिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।